सियासत को अक्सर हम सिर्फ सुर्खियों में देखते हैं, है ना? लेकिन असली सियासत वो जमीन पर होती है, लोगों के बीच, उनके हर दिन के संघर्ष और उम्मीदों में। आज हम एक विधानसभा क्षेत्र के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे, उसके अंकों को पढ़ेंगे, क्योंकि सही मायने में प्रतिनिधित्व का विज्ञान यहीं से शुरू होता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश से। और हमारी मंजिल है बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 180। इसे महज एक चुनावी सीट की तरह देखने की गलती न करें। इसे एक आईने की तरह देखिए, जिसमें हमारे लोकतंत्र की चुनौतियां और संभावनाएं दोनों साफ साफ नजर आती हैं। हमारा एक बहुत सीधा और बुनियादी उसूल है, जनता की सेवा करने से पहले उनके जनादेश की भाषा को समझना बेहद जरूरी है। चुनाव जीतना या हारना अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। चुनाव तो बेहतर शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग का एक अहम मौका है, और इसकी पहली सीढ़ी है आंकड़ों की आवाज को बहुत ध्यान से सुनना। तो आगे का रास्ता कैसा दिखेगा? पहले हम जनादेश की बनावट को समझेंगे, फिर बुरहानपुर की जमीनी हकीकत को महसूस करेंगे, इसके बाद चुनावी गणित के पीछे की कहानी को डिकोड करेंगे, और फिर 30 साल के सियासी सफर का जायजा लेंगे। फिर बात होगी शासन के चतुर्मुखी सिद्धांत पर, और आखिर में जीत के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे। तो पहला पड़ाव, जनादेश की संरचना। एक चुनावी नतीजा वो सिर्फ एक संख्या नहीं होता, वो एक संदेश होता है। आइए इस संदेश को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। अब नक्शे और आंकड़ों की दुनिया से निकलकर सीधा बुरहानपुर की जमीन पर उतरते हैं। वहां के लोगों की जिंदगी, उनकी मिट्टी और उनकी मुश्किलों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अच्छा, तो बुरहानपुर है कैसा? देखिए, ये शहर और गांव का एक दिलचस्प मिश्रण है। करीब 58% शहरी और 42% ग्रामीण। कुल मतदाता हैं लगभग 3.23 लाख, और यहाँ की सबसे खास बात है ऊंचा मतदान प्रतिशत, लगभग 76.5%। मतलब साफ है, यहाँ के लोग अपने हक को लेकर बहुत सजग हैं। सामाजिक ताने-बाने में देखें तो ओबीसी, ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय की अहम भूमिका है। साथ ही मुस्लिम समुदाय, जिसमें सुन्नी और बोहरा दोनों शामिल हैं, उनकी भी एक मजबूत मौजूदगी है, और SC/ST आबादी करीब 7 से 8% है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जमीन पर कुछ और ही कहानियां धड़क रही हैं। किसानों के मन में एक टीस है। पांगरी बांध के लिए ली गई जमीन का मुआवजा और सिंचाई का मुद्दा उनके लिए सिर्फ अखबार की खबर नहीं, बल्कि रोज की एक लड़ाई है। शहर में नौजवानों की आंखों में सपने तो हैं, पर साथ ही स्थानीय नौकरियों की कमी और महंगाई की एक गहरी चिंता भी है। और जंगलों में बसने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन, वो अपने जल जंगल जमीन के हक के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। यही बुरहानपुर की असली जमीनी हकीकत है। तो ये थीं जमीन की आवाजें। अब देखते हैं कि इन आवाजों ने, इन भावनाओं ने 2023 के चुनाव में वोटों की शक्ल कैसे ली। क्योंकि हर जरूरत, हर नाराजगी आखिर में एक वोट में ही तो तब्दील होती है। तो फिर सवाल वही है, आखिर 2023 में बुरहानपुर का फैसला हुआ कैसे? अगले कुछ स्लाइड्स में जो नंबर सामने आएंगे वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो एक पूरी कहानी कहते हैं। और ये रहा पहला और सबसे अहम आंकड़ा, 40.67%। सोचिए, जीतने वाले उम्मीदवार को 100 में से 41 वोट भी पूरे नहीं मिले। इसका मतलब ये हुआ कि करीब करीब 60% मतदाताओं ने विजेता के पक्ष में वोट नहीं दिया। जीत तो हुई, लेकिन बहुमत के स्पष्ट समर्थन के बिना। यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। और जीत और हार के बीच का फासला 31,171 वोटों का। ये वो संख्या है जिसने पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवार के बीच लकीर खींची। इससे हमें मुकाबले की असल तस्वीर का अंदाजा लगता है। अब ये डैशबोर्ड देखिए, ये पूरी तस्वीर को शीशे की तरह साफ कर देता है। बीजेपी को मिले 40.67% वोट, INC रही 28.04% पर। लेकिन असली खेल तो इन दो पार्टियों के बाहर हुआ। एक निर्दलीय उम्मीदवार को मिले 14.4% वोट, और AMIM के खाते में गए 13.71%। मतलब साफ है, जो वोट विपक्ष का हो सकता था वो बहुत बुरी तरह से बट गया। नतीजे को समझने की चाबी इसी बिखराव में छिपी हुई है। यहीं हमें एक पल रुककर एक बात समझनी होगी। हर एक वोट एक आवाज है, एक फैसला है। और जब हम इन आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम हर मतदाता के फैसले का, उनके विवेक का सम्मान कर रहे होते हैं। हमारे संविधान की भी यही मंशा है, हर नागरिक की गरिमा का सम्मान हो
और सार्वजनिक संवाद हमेशा तथ्यों पर आधारित हो। एक चुनाव से पूरी कहानी पता नहीं चलती। इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, 30 साल पीछे, क्योंकि बुरहानपुर का आज उसके कल से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये समय रेखा बुरहानपुर के बदलते सियासी मिजाज की गवाही देती है। ये हमेशा से एक स्विंग सीट रही है, जहां सत्ता किसी एक की जागीर नहीं रही। 1993 और 98 में निर्दलीय, 2003 में एनसीपी, फिर 2 बार बीजेपी, 2018 में फिर से निर्दलीय और 2023 में वापस बीजेपी। ये अस्थिरता किसी नेता या पार्टी की नहीं, बल्कि यहाँ के राजनीतिक समीकरणों की अपनी कहानी कहती है। और कांग्रेस पार्टी के लिए ये ग्राफ एक गहरी चिंता का विषय है। इन 3 दशकों में पार्टी का वोट शेयर लगातार कम हुआ है। जो 1993 में लगभग 40% के पास था, वो 2030 आते आते 28% पर आ गया। ये एक धीमी लेकिन लगातार होती गिरावट है। तो इन 30 सालों के इतिहास से सबक क्या मिलता है? एक ही पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा है। विपक्षी वोटों का बिखराव एक ऐसी स्थिति बना देता है जहां 40% से भी कम वोट लेकर चुनाव जीता जा सकता है। ये कोई एक बार का इत्तेफाक नहीं, ये एक सिस्टम बन चुका है। चलिए, अब तक हमने समस्या की पड़ताल की, अब बात करते हैं समाधान की। और किसी भी सियासी समाधान की शुरुआत लोगों को, यानी अलग अलग मतदाता वर्गों को गहराई से समझने से होती है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम देते हैं, यानी शासन की एक 4 आयामी रणनीति। इसका मतलब है कि 4 प्रमुख स्तंभों की जरूरतों को अलग अलग समझा जाए और उनके लिए अलग अलग संवाद किया जाए। ये 4 स्तंभ हैं: किसान और खेतीहर मजदूर, शहरी मध्यवर्ग और नौजवान, अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष मतदाता, और SC, ST व OBC समूह। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ किसान, जो इस क्षेत्र की आत्मा हैं। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है पांगरी बांध की जमीन का उचित मुआवजा। उनकी सबसे बड़ी जरूरत है सिंचाई के लिए भरोसेमंद पानी और वन अधिकार कानून का लाभ। उनके लिए संदेश बिल्कुल साफ होना चाहिए: आपकी जमीन और आपके पानी से जुड़े मुद्दों को हल करने का एक ठोस वादा। दूसरा स्तंभ है शहरी आबादी और खासकर नौजवान। उनकी चिंताएं अर्थव्यवस्था से सीधी जुड़ी हैं: स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी और कमरतोड़ महंगाई। उनकी जरूरत है हुनर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटे व्यापार को बढ़ावा। इनके लिए संदेश होना चाहिए आर्थिक तरक्की और शहरी विकास का एक भरोसेमंद विजन। और तीसरे और चौथे स्तंभ मिलकर सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को सामाजिक सौहार्द और प्रतिनिधित्व की चिंता है। SC, ST समुदायों के लिए जमीन का हक, पेंशन और जंगल तक पहुंच के सवाल सबसे अहम हैं। और OBC समाज नौकरियों और शिक्षा में अपनी वाजिब हिस्सेदारी चाहता है। इन सभी के लिए एक साझा संदेश चाहिए: सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सबके सशक्तिकरण का एक समावेशी एजेंडा। रणनीति तो बन गई, पर उसे जमीन पर उतारेंगे कैसे? इसके लिए एक ठोस और व्यवहारिक एक्शन प्लान की बात करते हैं। ये जीत का नहीं, बल्कि काम का ब्लूप्रिंट है। ये 90 दिनों का एक एक्शन प्लान है, 3 चरणों में। पहले 30 दिन मोबिलाइज और रिसर्च, यानी अपने संगठन को सक्रिय करें, कार्यकर्ताओं से दोबारा जुड़ें और लोगों की शिकायतों को जमीन पर जाकर सत्यापित करें। अगले 30 दिन टारगेटेड आउटरीच, यानी मुद्दों पर आधारित अभियान चलाएं और छोटी छोटी सामुदायिक बैठकें करें। और आखिरी 30 दिन विजिबिलिटी ब्लिट्स, यानी बड़ी रैलियां करें, राष्ट्रीय समर्थन जुटाएं और लोगों को वोट देने के लिए बूथ तक लेकर आएं। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले अपनी ताकत और बाहरी खतरों को जानना जरूरी है। यहाँ की एक बड़ी ताकत है मजबूत स्थानीय नेता जिसकी जमीनी पकड़ हो, और साथ ही सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की क्षमता। लेकिन खतरे भी कम नहीं हैं। सत्ताधारी पार्टी का अनुशासित संगठन है और AMIM जैसी पार्टियों का उभार है जो वोट बांटती हैं। एक अच्छी रणनीति वही है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और खतरों से निपटने का रास्ता खोजे। और ये सब करते हुए एक बात हमेशा याद रखनी होगी: भरोसा। जनसंपर्क का आधार भरोसा होता है। इसका मतलब है कि लोगों की निजता का पूरा सम्मान हो, उनकी जानकारी का इस्तेमाल केवल उनकी सहमति से और सिर्फ बेहतर शासन के मकसद से ही किया जाए। भारत का डेटा संरक्षण कानून भी हमें यही सिखाता है। ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि सियासत में एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। और आखिर में बस एक बात: जीत मंजिल नहीं होती, जीत तो काम की असली शुरुआत होती है।
ये पूरा विश्लेषण सिर्फ चुनाव जीतने की किसी फॉर्मूले के लिए नहीं था। ये उस जिम्मेदारी को समझने के लिए था जो एक जीत के बाद किसी भी नेता के कंधों पर आती है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose Beyond Politics.